डियर स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था विद्युत धारा का, उसका परिभाषा, और उससे आगे आज हम लोग बात करेंगे कि विद्युत धारा एक सदिश राशि है या एक अदिश राशि है, जो कि प्रायः मुख्य रूप से 2 मार्क्स में आपको बोर्ड में भी ये पूछा जाता है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि विद्युत धारा कौन सी राशि है, यह एक सदिश राशि है या अदिश राशि, तो हम क्या बात करेंगे, कैसे इसका आंसर करेंगे। तो विद्युत धारा के पास परिमाण तथा दिशा दोनों होने पर भी यह एक अदिश राशि है। यह सदिश राशि नहीं है, इसकी व्याख्या करने को कही जाती है। यानी कि विद्युत धारा जो है हमारा, इसके पास दोनों चीज है, परिमाण भी है और दिशा भी। ये दोनों होने पर राशि को होना चाहिए था सदिश, लेकिन यह सदिश नहीं है। यह कौन सी राशि है? अदिश। तो विद्युत धारा एक अदिश राशि है। क्यों? इसका हम लोग आंसर देखेंगे। तो देखिएगा, उत्तर में हम लोग प्राय इसका लिखते हैं परिमाण तथा दिशा दोनों होने पर भी विद्युत धारा एक अदिश राशि है, क्योंकि यह सदिश के योगफल नियम का पालन नहीं करता है। तो परिमाण और दिशा इसके पास दोनों हैं, फिर भी यह एक अदिश राशि है। कोई पूछेगा ऐसा क्यों होता है, तो आप बोलिएगा क्योंकि यह जो है, ये सदिश योगफल के नियम का पालन नहीं करता है। तो आप पूछ सकते हैं कि सर सदिश योगफल का नियम क्या है? यह बीजगणितीय योग का पालन करता है। जैसे इसको एग्जाम्पल की मदद से हम समझने का कोशिश करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, तो मान लीजिए ये कोई तार है, यहां से अगर 3 एम्पियर की धारा आई और इधर से अगर 4 एम्पियर की धारा गई, तो ये दोनों मिलकर यहाँ कितने एम्पियर की धारा बन जाएगी? 7 एम्पियर। तो यह बीजगणितीय योग कहलाता है। कौन सा योग? ये अलजेब्रिक या बीजगणित के योग का नियम है। विद्युत धारा इसका पालन करता है। अगर यह सदिश राशि होती तो 3 एम्पियर, 4 एम्पियर मिलकर ये 5 एम्पियर होना चाहिए। विद्युत धारा इसका पालन नहीं करता है। अगर यह सदिश राशि होता तो 3 और 4 मिलकर कितना होना चाहिए था? 5। कैसे? क्योंकि आप जानते हैं कि अगर किसी भी सदिश के परिमाण का सूत्र हम देखते हैं, तो इसमें हम लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि 9 + 16 25। अगर विद्युत धारा एक सदिश राशि होता तो यह 5 एम्पियर आता, लेकिन यह संभव है क्या?
नहीं, यह संभव नहीं है। तो हम लोगों को प्रायः यह क्वेश्चन पूछा जाता है 2 मार्क्स में, हमारे बोर्ड में भी, कि विद्युत धारा के पास दोनों चीजें हैं, क्या क्या, परिमाण भी है और दिशा भी। इसके बावजूद भी यह एक अदिश राशि है। होना कौन सी राशि चाहिए था? सदिश, लेकिन यह एक सदिश राशि नहीं है। क्यों? तो परिमाण तथा दिशा दोनों होने पर भी विद्युत धारा एक अदिश राशि है, क्योंकि यह सदिश के योगफल नियम का पालन नहीं करता है। तो आप पूछ सकते हैं कि सर ये सदिश के योगफल नियम का पालन नहीं करता है, तो ये किसका पालन करता है? तो ये बीजगणित के योग का पालन करता है। यानी कि 3 और 4 एम्पियर जोड़ने पे हमको कितना एम्पियर मिलता है? 7 एम्पियर। अगर यह रहता सदिश राशि तो 3 और 4 जोड़ने पे हमें कितना मिलना चाहिए था? 5, जो कि हमें मिलता नहीं। तो यह 2 मार्क्स का क्वेश्चन था आपका, सदिश राशि है विद्युत धारा या अदिश। अगर आपको कोई इसका आंसर पूछे तो अब आप इसको क्लियरली आंसर कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो इसको वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। तब तक हम लोग कुछ अगले पद की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, इसके बाद हम लोग विद्युत धारा से संबंधित कुछ एक महत्वपूर्ण पदों को देखेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग हम लोग डालेंगे विद्युत धारा से संबंधित महत्वपूर्ण पद। विद्युत धारा से संबंधित महत्वपूर्ण पद। ये सारे 2 मार्क्स के सेक्शन हैं जो कि बिहार बोर्ड में प्रायः हमसे पूछे जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न जो 2 नंबर में आपको देखने को मिलेगा वो मिलता है धारा घनत्व। इसे हम लोग जे वेक्टर से सूचित करते हैं। धारा घनत्व जे वेक्टर से इसको सूचित करते हैं। 2 नंबर में इससे पूछा जाता है एग्जाम में। तो धारा घनत्व है क्या? धारा घनत्व का अगर सूत्र का हम बात करें तो जे वेक्टर इज इक्वल टू होता है I अपॉन ए वेक्टर। और इसी से हम लोग इसका परिभाषा भी लिखते हैं। इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? किसी चालक अथवा तार से प्रवाहित विद्युत धारा किसी चालक अथवा तार से प्रवाहित विद्युत धारा प्रति एकांक, ये ए क्या हो गया बाबू? क्षेत्रफल। प्रति एकांक क्षेत्रफल को धारा घनत्व कहा जाता है। तो इसको हमको रटना नहीं है, ये परिभाषा जो है आपको सूत्र से संबंधित ही है। यहाँ किसी चालक अथवा तार से, यानी कभी भी किसी चालक और तार से जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है, विद्युत धारा बोले तो आई, तो उसी के प्रति एकांक क्षेत्रफल को हम लोग धारा घनत्व कहते हैं। इसे क्या से सूचित करता है, किया जाता है बाबू? इसे जे वेक्टर से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? जे वेक्टर से। तो ये लिख लेंगे हम लोग, धारा घनत्व को जे वेक्टर से सूचित किया जाता है। यह एक सदिश राशि है। यह एक
सदिश राशि है, और चूंकि इसके ऊपर आप तीर देख सकते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि यह कौन सी राशि है बाबू, सदिश राशि। इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, इसका एसआई मात्रक अगर हम लिखें तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है बाबू, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर हम लोग इसका वीमा लिखने का कोशिश करें तो वीमा यहाँ पे ये क्षेत्रफल हो गया, क्षेत्रफल का हो जाएगा L-2 और एम्पियर का ए या आई आप लिख सकते हैं। तो विद्युत धारा से संबंधित महत्वपूर्ण पद में सबसे पहला जो क्वेश्चन 2 मार्क्स में हमारे बिहार बोर्ड में पूछा गया वो था धारा घनत्व, जिसे हम लोग सूचित करते हैं जे वेक्टर से। तो आपको नाम से पता चल रहा होगा कि इसमें हम लोग घनत्व के बारे में पढ़ रहे हैं। किस चीज के घनत्व के बारे में, धारा के घनत्व के बारे में। तो घनत्व के लिए हम लोग किसी चालक या तार का टुकड़ा लेते हैं और उस चालक और तार में जितनी देर तक विद्युत धारा प्रवाहित हो, आई मतलब विद्युत धारा प्रवाहित हो, उसी के प्रति एकांक क्षेत्रफल को धारा घनत्व कहते हैं। इसे जे वेक्टर से सूचित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक आपको पता है और वीमा भी हम आपको दे चुके हैं। तो ये तो था पहला पद जो कि हम लोग इसमें पढ़ते हैं। दूसरा और इंपॉर्टेंट पद जो कि आपको विद्युत धारा में मिलता है वो है आपका अनुगमन वेग। कौन सा वेग बाबू, अनुगमन वेग, जिसको हम लोग वीडी से सूचित करते हैं। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इसको लिख सकते हैं। इसमें अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो धारा घनत्व के बाद दूसरी जो टॉपिक है वो है मेरा संवहन वेग या अनुगमन वेग। हम हर टॉपिक्स को लेके चलेंगे धीरे धीरे करके समझाते हुए। फिर भी अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप हमें पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा जो पद एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो है आपका संवहन वेग। इसी को बहुत बुक अनुगमन वेग भी कहता है। संवहन वेग बोले या अनुगमन वेग बोले, इसको वीडी से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं बाबू, वीडी। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो संवहन वेग या अनुगमन वेग क्या है, इसको समझने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे कि हम एक चालक को समझेंगे जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित किया गया है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है और ये सारे एक समान विद्युत क्षेत्र में जिस औसत वेग से गमन कर रहे हैं उसी को अनुगमन वेग कहा जाता है। उसी को क्या कहते हैं बाबू, अनुगमन वेग। मान लो कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या n है, n हो गए इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या। तो आपसे कोई पूछ दे कि संवहन वेग या अनुगमन वेग है क्या, तो यह एक औसत वेग है। कौन सा वेग है, औसत वेग। कोई पूछेगा कि कहां किस तरह का औसत वेग, तो बोलिएगा जब भी किसी चालक या किसी तार के इलेक्ट्रॉनों को बाहरी विद्युत क्षेत्र में, कैसे विद्युत क्षेत्र में, बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो जो औसत वेग से वो गमन करते हैं उसे ही संवहन वेग या अनुगमन वेग कहा जाता है। तो चलिए जो चीज नजर आ रही है उसे हम शब्दों में रखें। कोई पूछे कि संवहन वेग या अनुगमन वेग है क्या, तो आप बोलिएगा जब भी किसी चालक अथवा तार को बाहरी
विद्युत क्षेत्र, बाहरी विद्युत क्षेत्र बोले तो ई वेक्टर में रखा जाए तो इलेक्ट्रॉन जिस औसत वेग से गमन करते हैं अनुगमन वेग कहा जाता है, या अनुगमन वेग वीडी कहलाता है। तो इसको हम रटेंगे नहीं, इसको हम समझेंगे। आपको इसको समझना है। कोई पूछे संवहन वेग या अनुगमन वेग है क्या, 2 नंबर में आपको ये पूछ चुका है। आपके BSEB में 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है बिहार बोर्ड में कि अनुगमन वेग या संवहन वेग है क्या। तो संवहन वेग या अनुगमन वेग को हम विधि से सूचित करते हैं। जब भी किसी चालक या तार का टुकड़ा लेते हैं तो मान लें कि उसमें n इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और उसे जब बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाए, यानी कि बाहर से विद्युत क्षेत्र लगा के रखा जाए, तो वो औसत वेग से, एक नियत वेग से गति करते हैं, गमन करते हैं। उसी की ही अनुगमन वेग कहते हैं। इसे पढ़ के देखें। जब भी किसी चालक अथवा तार को बाहरी विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर, बाहर से यानी कि सेटअप किया जाए, में रखा जाए तो इलेक्ट्रॉन जिस औसत वेग से गमन करते हैं, गमन बोले तो गति करते हैं, उसे ही अनुगमन वेग वीडी कहा जाता है। उसको ही हमें अनुगमन वेग वीडी कहते हैं। चित्र में आपको दिखाया गया है n इलेक्ट्रॉनों की संख्या जिसको बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा गया है और औसत वेग वीडी से गति कर रहे हैं। तो ये तो था 2 मार्क्स का आपको सेक्शन जो कि बिहार बोर्ड में आपको पूछा जाता है। लेकिन इसी में संबंध भी पूछा जाता है आपको संवहन वेग और अनुगमन वेग के बीच में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रश्न किस प्रकार से पूछता है वो हम देखेंगे। क्वेश्चन पूछता है आपको इस तरह से। क्वेश्चन है कि अगर आपको इसको लिखना होगा तो आप इसे पॉज करके लिख सकते हैं, ठीक है। परिभाषा आपको जितना हो सके सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, फिर भी अगर दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट संबंध पूछा जाता है दोनों के बीच में। क्या है संबंध, देखते हैं। प्रश्न पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न है संवहन वेग वीडी तथा धारा घनत्व जे वेक्टर में संबंध स्थापित करें। प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि जो 2 पद आप अभी विद्युत धारा में पढ़े, पहला संवहन वेग यानी औसत वेग और दूसरा धारा घनत्व यानी जे वेक्टर, उनमें कौन सा संबंध है, कैसा संबंध है। चलिए इसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए कि आप कोई एक चालक का टुकड़ा ले लेते हैं, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, गिनती तो आप नहीं कर सकते, मान लिया जाए कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, n हो गया कुल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये सब औसत वेग बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा गया है और औसत वेग वीडी से ये गति कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें संबंध निकालने के लिए सबसे पहले हम विद्युत धारा का परिभाषा या सूत्र से हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, चलिए सबसे पहले हम लोग इसका लिखते हैं।
प्रूफ करेंगे इसको संबंध को, तो लिखेंगे विद्युत धारा के सूत्र से I बराबर हम क्या लिख सकते हैं बाबू, Q बटा T समीकरण। तो क्लास 10वां में भी आप ये परिभाषा पढ़े हैं। कोई पूछ दे विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है तो आप बोल सकते हैं I बराबर होता है Q बटा T, जहां Q हो गया आवेश और T हो गया समय। तो Q कुल आवेश हो गया, तो कुल आवेश ज्ञात करने के लिए हम लिख सकते हैं चालक में उपस्थित कुल आवेशों का परिमाण। तो मान लो कि इसका क्षेत्रफल जो है वो a है और इसकी लंबाई जो है बाबू वो l है। l लंबाई है और a इसका क्षेत्रफल है। अनुगमन वेग इसमें क्या है, इसमें vd हो गया अनुगमन वेग। तो चालक में उपस्थित कुल आवेशों का परिमाण अगर हम लिखें तो Q बराबर हम लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी है, n है, ठीक है, और इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है, यानी कि इसके पूरे क्षेत्रफल में a बोले तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, तो n हो गया इसके कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो कि इसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और लंबाई बोले तो आयतन में उपस्थित है। तो n इंटू a इंटू l, ये आयतन लिखा गया है बाबू। क्या लिखा गया है ये, आयतन। मीटर स्क्वायर और मीटर, मीटर क्यूब हो गया। और ये सारे किस स्पीड से गति कर रहे हैं, आयतन में अगर हम लिखें n इंटू a इंटू l इंटू l के जगह पे ही अगर आप चाहें तो साइड में हम लिख दे रहे हैं l बराबर आप लिख सकते हैं vd, l हो गया दूरी, l बराबर आप लिख सकते हैं vd इंटू t, यानी कि चाल गुना समय। vd हो गया अनुगमन वेग चाल और t हो गया समय, और ये हो गया दूरी। और इसमें प्रत्येक इलेक्ट्रॉनों का परिमाण कितना दिया गया है बाबू, E दिया गया, ठीक है। तो चालक में उपस्थित कुल आवेशों का परिमाण हम लिखे Q बराबर n हो गया कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उसका आयतन हो गया a इंटू l, और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण कितना हुआ, E हुआ। तो इसी जगह L के जगह हम क्या लिख सकते हैं, m इंटू a इंटू l के जगह लिख सकते हैं vd इंटू t इंटू e, ठीक है। तो ये हो गया समीकरण 2। तो समीकरण 2 से Q का मान समीकरण 1 में रखा जा सकता है क्योंकि ये Q का मान है, तो हम रखेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 2 से Q का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब हम लोग I का मान जहां Q दिख रहा है हम वहां पे इसको सरिया के रख दे रहे हैं। I बराबर आप रखें Q के जगह पे m a v d t e अपॉन t, t से t कैंसिल। तो I बराबर यहां पे आपको सूत्र दिखाई दे रहा होगा, यहां पे I का जो मान आया बाबू वो निकल के आया n e a v d, ये एक I का सूत्र आया
जिसको कि हम समीकरण 3 मान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम फिर से एक बार रिकॉल करा दें ताकि आपको समझने में आसानी हो। इसमें संवहन वेग vd तथा धारा घनत्व J में संबंध स्थापित करना है हमको। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या किए यहाँ पर कि हम लोग एक चालक का टुकड़ा लिए हैं। इस चालक की टुकड़े की लंबाई L है, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है, इसको बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा गया है जिसमें संवहन वेग औसत वेग vd है। तो विद्युत धारा के सूत्र से हम लिख सकते हैं I बराबर Q बटे T, 10वां में पढ़े हैं आप जानते हैं। उसी तरह से चालक में उपस्थित कुल आवेशों का परिमाण, यानी ये कुल Q है, कुल आवेश है, उसमें कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या n, आयतन क्षेत्रफल गुना लंबाई और कुल आवेशों का परिमाण E। तो ये L बराबर हम लोग दूरी बराबर लिख सकते हैं चाल गुना समय, जहाँ चाल हो गया अनुगमन वेग और समय हो गया T। तो L के जगह पे Vd इंटू T लिख दिए, N इंटू A इंटू Vd इंटू T और ये E हो गया परिमाण। अब समीकरण 2 से Q का मान समीकरण 1 में रखकर हम I का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ I तो मिल गया, लेकिन हमको संबंध चाहिए किसमें किसमें, Vd और धारा घनत्व J में। तो चलिए अगला एक स्टेप देखते हैं। यहाँ तक में अगर कोई दिक्कत होगा तो आप पूछ सकते हैं। तो समीकरण 3 हम क्या करेंगे, धारा घनत्व के सूत्र से लिखेंगे। धारा घनत्व के सूत्र से। तो बताइए धारा घनत्व का सूत्र क्या है, J बराबर I बटा A, समीकरण 4। अब समीकरण 3 से किसका मान, I का मान समीकरण 4 में रखने पर रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो समीकरण 3 से I का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो समीकरण 3 से मान जब आप 4 में रखेंगे तो देखिए आपको क्या निकल के आता है। तो रखिए जी, I की जगह रखें बाबू, N E A V D अपॉन A से कैंसिल। तो आ गया आपका फाइनल आंसर, J बराबर N E V। ये दो हो, इसमें I का रिलेशन और J का रिलेशन दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको डायरेक्ट पूछे जाएंगे। I का रिलेशन भी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में और J का भी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो ये था आपका संवहन वेग और धारा घनत्व में संबंध स्थापित करने के लिए जो कि हमने आपको बताया। आपको हम फिर से एक बार ये बता देते हैं, रिकॉल करवा देते हैं ताकि आपको अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप उसको समझ सकें। देखिए संवहन वेग है Vd और धारा घनत्व है J वेक्टर। इससे पहले हमने आपको इसका परिभाषा बताया था। अगर आपसे कोई पूछे विद्युत धारा का सूत्र क्या है तो आप बोलेंगे I बराबर Q बाई T। तो चालक, अगर कोई चालक है उसमें कुल आवेश का परिमाण अगर देखा जाए तो उसका आयतन हो गया A इंटू L और आपका ये दूसरा वीडियो स्टार्ट हो गया, 37 सेकंड इसमें हुआ।